स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 2025 में होने जा रही है, घोषणा इसकी हो चुकी है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी की जा चुकी है, जो है 27 फरवरी जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट है इसकी। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये बात करेंगे कि साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर उसको हम जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हम पहली बार ही साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें। और इसके लिए जो अच्छी पुस्तकें हैं, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी के नाम पर काफ़ी सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें जो मार्केट में है, इसमें अभ्यर्थी ये चुन नहीं पाता कि हम कौन सी चीज़ें लें और कौन सी चीज़ें नहीं लें। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, या कुछ अभ्यर्थियों ने इसको बीएड में पढ़ा होगा या कुछ ने इसको बीएसटीसी में पढ़ा होगा जब हमने पहली बार साइकोलॉजी का सामना किया था। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत यही बात करेंगे कि साइकोलॉजी को पहली बार कैसे पढ़ें और कौन सी किताबें इसके लिए अच्छी रहेगी और किस प्रकार से हम इसको पढ़ें कि हम कम से कम 25 नंबर या 27 नंबर या 28, 29, 30 तक हम इसके अंदर नंबर ला सकें। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आप हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी हमने स्टार्ट किए, तो अगर उनकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर के विद एजुकेशन। और अगर यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारे पास में साइकोलॉजी से संबंधित कुछ जो लोगों ने बता रखी कि साइकोलॉजी एक ही बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। काफ़ी लोग इसको कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, कठिन सब्जेक्ट इसको माना जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ये अगर समझ में आता है अच्छे से तो आप इसमें अधिकतम मार्क्स लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जो अभ्यर्थी सबसे पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं पहली बार वो किस प्रकार से पढ़ें। तो अगर आप साइकोलॉजी अगर पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने साइकोलॉजी को कभी नहीं पढ़ा है, तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप पहली बार या पढ़ने जा रहे हो, पहली बार सबसे पहले पढ़ रहे हो, तो आप एक बार किसी भी कोचिंग से एक बार कोचिंग जरूर लें। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम किताब से या फिर जो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे अगर हम पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप एक कोचिंग और एक मार्गदर्शक की सहायता से इसको समझ सकते हो। तो कोचिंग से अगर आप एक बार इसको पढ़ ले तो आप अपनी कोचिंग के जो नोट्स बनाइए आप उसके, और उस नोट्स के नीचे आप थोड़ा थोड़ा मतलब खाली पेज छोड़ते जाइए। जैसे हमारा एक टॉपिक हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा खाली पेज छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम बाद में कुछ अगर उसके अंदर ऐड करना चाहें तो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो। पहली बार अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी। मार्केट में मतलब काफ़ी सारी कोचिंग हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जैसे कलाम हो गई या फिर उत्कर्ष है। इसके अलावा भी बहुत सारी कोचिंग हैं जो मतलब अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कर देगी कोचिंग के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हो। इसके बाद में हमने अगर साइकोलॉजी को पढ़ लिया है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोचिंग कर लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग कर रखी है। अब उनके समझ में नहीं आता कि हम कौन सी किताब लेके आएँ या फिर कौन से जो हैं प्रश्न MCQ सीरीज हम कौन सी हल करें जिससे हमारे अच्छे नंबर उसके अंदर आ जाएँ। तो कोचिंग के बाद में अगर आपने कोचिंग कर रखी है पहली बार, मैंने बता दिया अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कोचिंग एक बार करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा मतलब ऑनलाइन कोर्स ले लें आप कोई सा भी, और आप उसको जल्दी से जल्दी अगर खत्म करने की कोशिश करें 1 महीने में या 2 महीने में उस साइकोलॉजी का जो भी सब्जेक्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करें। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद में आपने जैसे कोई टॉपिक दे रखा है हमारा, जैसे वृद्धि और विकास का टॉपिक हमको दे रखा है, वृद्धि व विकास का टॉपिक हमको दे रखा है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उससे संबंधित कम से कम आपको 200 से 300 MCQ प्रश्न आपको हल करने हैं। क्योंकि थ्योरी में और MCQ प्रश्न करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि अगर हमने थ्योरी अगर क्लियर कर रखी है तो हम उसके आधार पर हम अगर MCQ प्रश्न हल कर पा रहे हैं तभी हम ये मान सकते हैं कि हमारा वो टॉपिक क्लियर है। उसके बाद में आपने अगर किसी भी टॉपिक से अगर 200 से 300 MCQ हल कर लिए तो आप ये मान लो आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर है। और ये आपको मतलब सब जितने भी टॉपिक हमारे अंदर हमारी जो साइकोलॉजी और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर दे रखे हैं सबके साथ में ऐसा कम से कम 200 से 300 MCQ उनके हल करने हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन भी आपको MCQ सीरीज मिल जाती है, या आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल हैं उन पर भी आप MCQ प्रश्न देख सकते हो। MCQ प्रश्न के लिए मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जो आप पढ़ सकते हो। मतलब उसके अंदर आपके जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार की जो भी टेट एग्जाम वगैरह होती है उनके अंदर जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में मिल जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया। इसके बाद में कुछ लोगों का मानना होता है कि हम कौन सी किताब लें। आपने कोचिंग कर ली आप या कोचिंग नहीं की, और आप सबसे पहले कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं कोचिंग करूं या फिर मैं कोचिंग करना ही नहीं चाहता, तो जो भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं की है जिसने, और जो किताबों से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास 2 किताब मैं आपके लिए लेके आया हूँ, 3 किताब लेके आया हूँ। ऐसे तो मैं एक MCQ प्रश्न है, तो एक किताब तो आती है जो वंदना जादौन मैडम है, वंदना जादौन जो साइकोलॉजी पढ़ाती है जयपुर में, इनकी कोचिंग है। और इनकी किताब आती है प्रभात के नाम से, मैं आपको किताब बता दूंगा अभी। और एक जो दूसरी जो किताब है एक आती है धीर सिंह धाबाई करके, उनकी अवनी पब्लिकेशन से वो बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है अवनी पब्लिकेशन। और तीसरी किताब है एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो BL रेवाड़ के नाम से आती है, BL रेवाड़, इनका जो पब्लिकेशन है वो है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन।
फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन पब्लिकेशन। तो ये 3-4 किताबें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ लोगों ने क्या सोच बना रखी है कि साइकोलॉजी में हम 15 से 20 नंबर ऐसे ही ले आएंगे, तो ये बात एकदम अपने दिमाग से निकाल दें कि 15 से 20 नंबर हम बिना पढ़े या हासिल कर सकते हैं और इसको स्किप करके हम किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आपको टीचर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको कम से कम इसके अंदर 20 से 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेगा, सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगा, सीटेट में देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई सी भी अदर टीचर एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको साइकोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी हमारा 30 नंबर का जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो हमको इसमें रीड में दे रखा है वो 30 नंबर का हमको दे रखा है। इसके अलावा अगर आप 30 नंबर यहाँ से अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते तो आपका जो टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है, टीचिंग मेथड का पोर्शन, उस पर भी आपकी काफ़ी अच्छी समझ बन जाएगी और वो वाला टॉपिक है हमारा 50 नंबर का। इस प्रकार से ये जो 80 नंबर का जो हमारा एक अलग से पोर्शन बनता है टीचिंग मेथड और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, अगर आप इसको ही अगर अच्छे से कर लेते हो और अगर इसमें 60-70 नंबर भी अगर आप ले आते हो तो आपकी पात्रता एग्जाम को कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे हमारे कुछ जो तरीके मैंने आपको बताए। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता देता हूँ। तो बुक्स जो है हमारे पास में, तो एक बुक्स तो ये है जो आती है धीर सिंह सर की, ये धीर सिंह धाबाई सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक है। ये जो सबसे पहले निकली थी पूर्णतः परिवर्तित और संशोधित संस्कृत 2021-22 की बुक है। मैंने खुद ने इसको पढ़ा है और मैंने जो रीट 2021 की दोनों लेवल में एग्जाम दी थी उसके अंदर मैंने रीट लेवल 1 में जो हमारा रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन उसमें मैंने 29 नंबर, और जो रीट लेवल 2 का जो हमारा रिजल्ट आया था उसके अंदर मैंने 27 नंबर इसके अंदर से हासिल किए थे। ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी उस टाइम पे। इसके अलावा जितने भी MCQ पर्सन सीरीज हैं, विभिन्न प्रकार की जो MCQ सीरीज चलती थी उस टाइम पे, तो हमने जो MCQ पर्सन तो आपको सबसे ज़्यादा हल करने हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया है तो आपको MCQ पर्सन जितने अधिक हो सकते हैं उतने अधिक आपको MCQ पर्सन हल करने हैं। तो ये किताब उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जिन्होंने मतलब साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ रखा है और पहले पढ़ रखा है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन्हीं को ये किताब समझ में आएगी। जिन्होंने अगर पहली बार कोई अगर इस किताब को पढ़ता है तो उसके समझ 1% भी अगर साइकोलॉजी समझ में आएगी नहीं उसके, क्योंकि ये किताब थोड़ी सी मतलब हार्ड लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसका जो मतलब इसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ दिया गया हो, यानी सारे टॉपिक को ये कवर करती है। तो इस किताब को आप उसके बाद में पढ़े जब आपने कोई कोचिंग कर रखी हो या आपने साइकोलॉजी थोड़ा सा पहले आपका परिचय हो साइकोलॉजी से। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप गए मार्केट और ये किताब उठा के ले आए और इसको पढ़ने लगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये किताब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा एक किताब और है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक किताब हमारी है प्रभात एजुकेशन के नाम से आती है। तो ये किताब जो है ये वंदना जादौन जो मैडम है इनकी इसकी लेखिका हैं डॉक्टर वंदना जादौन, जिसकी कोचिंग भी चलती है वहाँ पर जयपुर में। तो ये किताब थोड़ी सी मतलब इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इसको अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। काफ़ी अच्छा मैटर इसके अंदर और काफ़ी शॉर्ट में इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो आराम से। और इस किताब को पढ़ने के बाद में ये किताब थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ी सा इजी रहेगा। इसको आप पढ़ सकते हो। और अगर इस किताब को आप पढ़ लेते हो तो इसके बाद में आपको MCQ प्रश्न करने हैं। MCQ प्रश्न के लिए मार्केट में काफ़ी सारी पुस्तकें अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने पढ़ी है वही किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा। किसी और किताब के बारे में आपको बता नहीं सकता। तो जो किताब मैंने जो ली थी उस टाइम पे ये किताब आती थी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इसके अंदर जो भी जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की एक तो क्या दे रखी है, व्याख्या दे रखी है। इसके अंदर सारे प्रश्नों की व्याख्या इसके अंदर दे रखी है। और खास बात यह है कि ये दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, दोनों भाषाओं में ये किताब है, दोनों भाषाओं में। तो अगर किसी प्रश्न का मतलब आपको हिंदी शब्द याद नहीं करना, इंग्लिश शब्द याद करना, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे RPSC एवं शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में 2021 तक पूछे गए प्रश्न तो इसके अंदर थे उस टाइम पे। अब तो ये किताब अपडेट कर दी गई होगी। और इसके अंदर काफ़ी सारे और भी मतलब जो शॉर्ट नोट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसका पहले शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं और उसके बाद में उस क्वेश्चनों की बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप इनको एक बार ये किताब ले सकते हो, काफ़ी अच्छे इसके अंदर प्रश्न है। और इसमें ऐसा नहीं कि राजस्थान की एग्जाम के प्रश्न है, इसके अंदर जितने भी अलग अलग राज्यों की जो टेट एग्जाम हुई है उनके अंदर भी इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न इसके अंदर हैं। और साइकोलॉजी में जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। और आपकी जो क्वेश्चन हल करने की है सबसे बड़ी तो है कि क्वेश्चन हल करने की आपकी क्या बन जाएगी, समझ बन जाएगी कि भाई साइकोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने थ्योरी भले कितनी पढ़ रखी हो, लेकिन अगर हमने MCQ प्रश्न हल नहीं किए तो आप ये मान लो आपके मतलब 20 में से 10% भी सही नहीं होंगे। अगर आप पहली बार ही थ्योरी पढ़ के अगर किसी भी एग्जाम में अगर देने जा रहे हो तो आप समझ लेना कि आपके बहुत कम मार्क्स होंगे। इसलिए आप पहले किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप MCQ प्रश्न वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश जरूर करें। उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई एक तो कि प्रश्न कैसे आते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक उससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं उनमें से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का टाइम जो हम समायोजित करते हैं उसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो उसका आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि कितने समय में हमको कितने प्रश्न हल करने हैं। आप जैसे 30 प्रश्न हमारे साइकोलॉजी का आते हैं तो आप टाइम लगा के भी आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हो। जब आपकी मतलब तैयारी हो जाए तो आप टाइम लगा के उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। भाई हमको 20 मिनट में या 30 मिनट में जितना भी है उसमें कितने प्रश्न हम हल कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा बाद में। और
जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। और ये आप ये नहीं सोचें कि हम अगर साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम 10-15 नंबर ले आएंगे, 10-15 उसमें ले आएंगे, 10-15 इसमें ले आएंगे और हमारा जो है पात्रता क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है तो आप ये मान लो आप टीचिंग मेथड नहीं पढ़ पाओगे ढंग से, टीचिंग मेथड नहीं पढ़ पाओगे तो आपकी जो 50 नंबर का वो मैटर है तो वो भी उसमें भी आपकी कटौती हो जाएगी। तो आपको मतलब साइकोलॉजी पढ़ना ही है, और साइकोलॉजी मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है पूरा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने भी शुरू में जब बीएड कॉलेज में थे, हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे, उस टाइम पे पहली बार एग्जाम दिया था और उसके बाद में भी हमने 26 से 27 नंबर इसके अंदर हासिल किए थे पहली बार में ही। पहली बार में ना कोई कोचिंग की थी और ना ही कोई मतलब और कोई मतलब प्राइवेट कोचिंग, मतलब ना तो कोचिंग ज्वाइन की थी या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। हमने यूट्यूब पे ही मतलब सारा कुछ यूट्यूब से पढ़ा और उसके बाद में यूट्यूब से ही जानकारी लेकर हमने ये जो किताबें लाया था मैं, उन्हीं से मैंने मतलब 26 नंबर तो उसके अंदर 2021 के अंदर, और 27 नंबर शायद जो 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी 23 जुलाई 2022 को, उसके अंदर अर्जित किए थे। और जो रीट मेंस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर 10 में से मतलब 9% उसके अंदर सही थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मतलब धीरे धीरे साइकोलॉजी पढ़ते जाओगे तो आपको मतलब ये चीज़ें सारी क्लियर होती जाएगी। अब रही बात है, एक है परिभाषा जो एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी सारी परिभाषाएं रीट के एग्जाम में पूछी जाती है। परिभाषाओं से संबंधित लोगों को काफ़ी डर लगा रहता है कि परिभाषा कैसे याद करें। तो परिभाषा आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, परिभाषाओं को केवल आपको पढ़ना है। क्या करना है? केवल पढ़ना है। धीरे धीरे आप अगर परिभाषाओं को पढ़ते जाओगे तो आपको अपने आप ही पहचान में आने लग जाए। क्योंकि हमारे जो प्रत्यय स्मरण वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, प्रत्यय ज्ञान वाले प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। यानी कि हमें प्रश्नों का क्या करना है, पहचान, उत्तर का क्या करना है, पहचान करनी है। भाई हमको जैसे कोई भी, जैसे काफ़ी सारी परिभाषाएं होती है, जैसे क्रो एंड करो की परिभाषा दे रखी है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो बस ये आपको पढ़ना है कि क्रो एंड करो की शताब्दी, ये बोला है कि 20वीं शताब्दी क्या है, बालकों की शताब्दी है। धीरे धीरे आप अगर इन प्रश्नों को बार बार में रिपीट करते रहोगे तो आपको ये परिभाषाएं ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो परिभाषाओं की इतनी टेंशन ना लें आप। एक या दो नंबर में ये प्रश्न, एक या दो प्रश्न ऐसे आते हैं परिभाषा से पूछ लिए जाते हैं। आजकल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं समाज आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं? समाज आधारित प्रश्न इस प्रकार के आजकल पूछे जाते हैं। सीटेट के एग्जाम जैसा पैटर्न आजकल रीट के एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें और साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अगर ये पढ़ लोगे तो आप टीचिंग मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे वीडियो देखने तथा और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चालू कर रखी है, तो आप वहाँ से भी एक बार इनको सारे प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। उसमें विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने हल करवाने की कोशिश की है। और बहुत जल्द हम टीचिंग मेथड के जो प्रश्न है शिक्षण विधियों के, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैटर यही है, ज़्यादा मार्किंग का भी यही है, क्योंकि हमको मतलब स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। एक तो हम इतना कुछ पढ़ के इतना पढ़ लें कि उसमें से हम 100 में से 90 नंबर लेके आएँ, और हम एक कम पढ़ के 100 में से 85 नंबर ले आएँ, तो ये ज़्यादा बेटर है। स्मार्ट स्टडी हमको करनी पड़ेगी। तो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी वो हमने चालू कर रखी है। बहुत जल्द हम शिक्षण विधियों की भी चालू कर देंगे। तो इनसे आप एक बार उनको देख लें, प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और निरंतर पढ़ते रहें। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर 3 दिन का गैप ले लिया, 1 दिन पढ़ लिया 2 दिन का गैप ले लिया, इस प्रकार ना करें। क्योंकि निरंतर पढ़ोगे तो आपकी निरंतरता बनी रहेगी और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट रहेगा। तो ऐसे वीडियो देखने तक तो जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।